नमस्कार दोस्तों, राजश्री एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ साम्यवाद, प्लेटो का साम्यवाद बताने जा रहा हूँ मेरे दोस्तों। तो साम्यवाद का अर्थ जानेंगे, समझेंगे, परखेंगे मेरे दोस्तों। लेकिन सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि प्लेटो की फिलॉसफी के अंदर, प्लेटो के दिमाग के अंदर ये विचार कहाँ से आया कि मैं साम्यवाद का सिद्धांत दूं मेरे दोस्तों। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि प्लेटो के दिमाग में साम्यवाद आया कहाँ से, क्वेश्चन ये है कि साम्यवाद उसके दिमाग में आया कहाँ से। दोस्तों सबसे पहले इस दुनिया के अंदर यूरिपाइडिस याद रखना, यूरिपाइडिस नामक कोई विद्वान था। उस विद्वान ने सबसे पहले स्त्रियों के साम्यवाद की चर्चा की थी मेरे दोस्तों। सबसे पहले यूरिपाइडिस नामक विद्वान ने सबसे पहले इस विश्व के अंदर स्त्रियों के साम्यवाद के बारे में चर्चा की थी मेरे दोस्तों। ऐसा नहीं कि साम्यवाद का सिद्धांत सबसे पहले प्लेटो ने दिया था, लेकिन एक अच्छी तरह से उसको विश्लेषण करने वाला, समझाने वाला प्लेटो था मेरे दोस्तों। लेकिन साम्यवाद जैसी जो चीज़ है, जो शब्द है, वो पहले से चला आ रहा था। अब प्लेटो ने कहाँ से ग्रहण किया? प्लेटो ने ग्रहण किया यूनान के दो देशों से, यूनान के दो राज्यों से। एक कौन सा था? एथेंस, और दूसरा स्पार्टा। मेरे दोस्तों एथेंस में क्या था कि जो व्यक्तिगत संपत्ति थी, कौन सी? व्यक्तिगत संपत्ति। व्यक्तिगत संपत्ति का मतलब आप जानते हो मेरे दोस्तों, व्यक्तिगत संपत्ति का मतलब निजी संपत्ति। यदि मैं कमा रहा हूं तो वह मेरी निजी संपत्ति होगी। लेकिन इस निजी संपत्ति के अंदर एथेंस जो राज्य था यूनान का, एथेंस के अंदर राज्य का ही अधिकार हुआ करता था व्यक्तिगत संपत्ति पर। यानी कि व्यक्ति जो कमा रहा है उसकी कमाई पर पूरा का पूरा अधिकार, नियंत्रण किसका हुआ करता था? एथेंस का। तो मेरे दोस्तों अब व्यक्ति क्यों कमाएगा? क्यों कमाई तो कहाँ चली जाएगी? राज्य के पास चली जाएगी। उसको तो जीविकोपार्जन के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए उसको उतना ही पैसा दिया जाता था। तो ये कहाँ का न्याय है? तो ये हो गया साम्यवाद मेरे दोस्त। स्पार्टा में क्या था? स्पार्टा में क्या था कि वहाँ का सामाजिक जो व्यवस्था थी, वो सामाजिक व्यवस्था के अकॉर्डिंग ही वहाँ की क्या थी? सरकार थी। वहाँ का राज्य नियम कानून बनाता था। वहाँ की शिक्षा भी सामाजिक व्यवस्था के अकॉर्डिंग ही थी मेरे दोस्त। अब स्पार्टा में जब 7 वर्ष के जो बालक थे, 7 वर्ष के बालक तो परिवार में अध्ययन करते थे, लेकिन 7 वर्ष के बाद में राज्य के द्वारा युवक और युवती दोनों को क्या है? शिक्षा दी जाती थी। अब शिक्षा देने के बाद में यानी कि 20 वर्ष तक राज्य शिक्षा दिया करता था मेरे दोस्तों। और 20 वर्ष तक और फिर 30 वर्ष तक, यानी 10 वर्षों तक उन्हें, यानी कि 30 वर्षों तक हम ये कह सकते हैं कि 30 वर्ष शिक्षा हो गई, 20 वर्ष तक पूरी। बाद में और 10 वर्ष तक यानी 30 वर्ष तक उन्हें विवाह करने की आज़ादी नहीं थी, विवाह करने का अधिकार नहीं था। यदि अधिकार था, यदि स्वतंत्रता थी तो वो क्या थी? ऐसा नहीं है कि परिवार बस आ लिया, विवाह करके उसके बच्चे हो गए, परिवार बन गया। ऐसा नहीं था, आज की तरह नहीं मेरे दोस्तों कि ब्याह हो गया, शादी हो गई तो परिवार बन गया, बच्चे हो गए। ऐसा नहीं था मेरे दोस्त। तो फिर क्या था? यहाँ स्पार्टा में क्या था कि 30 वर्ष की आयु में विवाह हुआ करता था, वो भी राज्य के नियंत्रण में। और राज्य जो विवाह करता था वो कैसा करता था? अवैध विवाह, ठीक है मेरे दोस्तों, या जिसको गुप्त विवाह भी कह सकते हैं। गुप्त विवाह और अवैध विवाह। एक महिला और जो पुरुष हुआ करते थे उनका विवाह हो जाता था, और विवाह होने के बाद वो संतान होती थी। संतान होने तक विवाह कायम रहता था, यानी कि एक परिवार रहता था। जैसे ही संतान होती थी तो माता पिताओं को अलग कर दिया जाता था। सॉरी। तो इस तरह से वहाँ ऐसी व्यवस्था थी सामाजिक व्यवस्था के अंदर, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था के अंदर, वहाँ के राज्य के द्वारा ऐसी व्यवस्था कर रखी थी।
वो राज्य क्यों ऐसी व्यवस्था क्यों की? क्योंकि राज्य को सैनिक चाहिए था, योद्धा चाहिए था कि लंबे चौड़े हटे कटे नौजवान और युवतियों का जब शादी होगी, विवाह होगा गुप्त रूप से, तो उनसे बनने वाले, उनसे जन्म लेने वाले जो बच्चे होंगे वो भी हटे कटे होंगे। ठीक है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर सभी लोग ऐसे थे, एक ही जगह भोजनालय था, एक ही जगह रहते थे, तो एक ही तरह वहाँ पर एक ही तरह सामाजिक व्यवस्था थी, प्रथाएं थी, ये सब एक जैसी थी मेरे दोस्तों। तो अवैध रूप से, मुख्य रूप से तो ये पॉइंट रखो आप, अवैध और गुप्त रूप से विवाह हुआ करता था, जिसमें पता नहीं था किसकी पत्नी कौन है और किसका पति कौन है, किसका बेटा कौन है, किसकी बेटी कौन है, ये पता नहीं हुआ करता। जन्म लेते ही उनको बच्चों में छोड़ दिया जाता था, तो सभी बच्चे एक जैसे हो गए, तो पता नहीं लगता था कि मेरा बेटा कौन सा है, मेरी बेटी कौन सी है। ठीक है मेरे दोस्तों। और जो महिला और पुरुष की जो शादी होती थी वहाँ पर भी उनका संबंध विच्छेद कर दिया जाता था, अब तू अलग और तू अलग मेरे दोस्तों, ऐसी सामाजिक व्यवस्था थी। तो ये साम्यवाद नहीं है तो क्या है? तो यहाँ से उसने, तो यहाँ पर निजी संपत्ति और निजी परिवार दोनों को क्या कर रखा था? अलग कर रखा था। और यहाँ पर निजी संपत्ति को राज्य द्वारा नियंत्रित हो रहा था, और यहाँ पर संपत्ति और परिवार दोनों ही क्या है? राज्य द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं स्पार्टा के अंदर। तो यहाँ से प्लेटो ने अपने साम्यवाद के विचार, साम्यवाद जो शब्द है, साम्यवाद विचार, साम्यवाद जैसी जो शब्दावली वो ग्रहण करता है। अब जानते हैं प्लेटो के विचार, प्लेटो के अनुसार साम्यवाद क्या है। ठीक है मेरे दोस्तों। प्लेटो ये कहता है कि जो आत्मा है और जो आत्मा के अनुसार जो काम कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा हमेशा गलत काम तो कभी करवाती नहीं है, और आत्मा के अकॉर्डिंग अच्छा काम करे वही हमारे लिए उपयुक्त है, वही हमारे लिए क्या है? न्याय है। लेकिन कभी कभी न्याय से और शिक्षा के द्वारा काम नहीं चलता है, तो उसने साम्यवाद के बारे में कहा था कि साम्यवाद भी होना चाहिए। जब न्याय और शिक्षा जब फेल हो जाती है तब वहाँ साम्यवाद का सिद्धांत आना चाहिए मेरे दोस्तों। थोड़ा देखते हैं अपन, अर्थ देखते हैं। राजनीति के परिवेश से उन तत्वों को हटा देना जो आत्मा के समुचित विकास में बाधक हो सकते हैं। अर्थात राजनीति के क्षेत्र से उन तत्वों को हटा देना जो आत्मा के समुचित विकास से बाधक हो सकते हैं। इस पंक्ति से हमें ऐसा लगता है कि जो प्लेटो है वो कहीं ना कहीं राजनीति के क्षेत्र में, दार्शनिक क्षेत्र में, हम ये कहें राजनीति के क्षेत्र में, दार्शनिक क्षेत्र में अपना साम्यवाद का सिद्धांत देने की कोशिश करता है। अब बात करते हैं, जब उसने आदर्श राज्य के बारे में कहा, आदर्श राज्य का विचार दिया कि आदर्श राज्य होना चाहिए, और आदर्श राज्य कब होगा? जब सभी लोग अपनी आत्मिक रूप से आत्मा की आवाज़ से काम करेंगे, जब आदर्श होगा। उसके लिए उसने न्याय का सिद्धांत भी दिया कि सभी लोग आत्मा के विशेष गुण के कारण अलग अलग काम करेंगे, जिसमें विवेक होगा वो दार्शनिक वर्ग के अकॉर्डिंग काम करेगा, जिसमें साहस होगा वो सैनिक वर्ग के अकॉर्डिंग काम करेगा, और जिसमें तृष्णा होगी वो दार्शनिक वर्ग के अकॉर्डिंग काम करेगा। ये लोग अपना काम करेंगे तो राज्य क्या हो गया? दार्शनिक हो जाएगा। लेकिन इससे काम नहीं चला तो उसने शिक्षा का विचार दिया कि लोग जो अज्ञानी हैं वो शिक्षित हो जाए, और इनसे भी काम नहीं चला तो उसने साम्यवाद का सिद्धांत दिया कि इस साम्यवाद के सिद्धांत के बाद तो कहीं ना कहीं जो राज्य है वो आदर्श पूर्ण रूप से बन सकेगा। आगे देखते हैं मेरे दोस्तों। जब उसने आदर्श राज्य की कल्पना की थी तो आदर्श राज्य बनाने के लिए उसके सामने 3 समस्याएं थी। 3 समस्या की थी, क्या थी? अज्ञानता, निजी संपत्ति और निजी परिवार। अब प्लेटो ये कह रहा है कि जो अज्ञानता है वो न्याय के द्वारा दूर की जा सकती है। न्याय कैसे? यानी कि जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया, जो आत्मा के अकॉर्डिंग काम करेगा तो वो उसको क्या हो जाएगा? ज्ञान मिल जाएगा मेरे दोस्तों। और उसने ज्ञान आत्मा के 3 भाग किए, वो मैंने आपको बताया, विवेक, साहस और तृष्णा। जो विवेक और साहस और तृष्णा के अकॉर्डिंग काम करता है वह व्यक्ति अज्ञानी नहीं है, वो व्यक्ति क्या है? ज्ञानी है। लेकिन बहुत सारे बंदे ऐसे हैं कि आत्मा की आवाज़ के अकॉर्डिंग, आत्मिक आवाज़ के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं, और वे हमेशा क्या रहते हैं? अज्ञानी बने रहते हैं। अब क्या करता है प्लेटो?
न्याय दे दिया तो उसने कहा भाई न्याय से तो काम नहीं चल रहा है, आदर्श राज्य और आदर्श राजा नहीं बन रहे, तो उसने शिक्षा का सिद्धांत दिया। शिक्षा का सिद्धांत दिया, ठीक है, कि शिक्षा के द्वारा अज्ञानता को दूर की जा सकी। तो पहले न्याय के द्वारा, फिर शिक्षा के द्वारा, लेकिन शिक्षा के द्वारा भी अज्ञानता पूर्ण रूप से दूर नहीं हो सकी मेरे दोस्तों। तो प्लेटो कह रहा है कि शिक्षा के द्वारा अज्ञानता दूर की जा सकती है, लेकिन पूर्ण रूप से तो नहीं हुई थी मेरे दोस्तों, पूर्ण रूप से नहीं हुई थी अज्ञानता, लेकिन वो कहता है कि शिक्षा के द्वारा अज्ञानता दूर की जा सकती है, आत्मिक ज्ञान के द्वारा अज्ञानता दूर की जा सकती है। यानी कि शिक्षा और न्याय के द्वारा अज्ञानता दूर की जा सकती है। लेकिन मेरे दोस्तों, लोग क्या करते हैं कि निजी संपत्ति और निजी परिवार की आड़ में अज्ञानता रखते हैं, क्योंकि ये दो चीज़ है, निजी संपत्ति और निजी परिवार, इससे क्या है कि लोगों में आकर्षण बना रहता है कि संपत्ति, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा परिवार है, मोह रहता है, और जिसमें मोह रहता है वही तो अज्ञानता है मेरे दोस्तों। तो प्लेटो कहता है कि न्याय व शिक्षा के लिए अज्ञानता, न्याय व शिक्षा से अज्ञानता दूर की जा सकती है, लेकिन निजी संपत्ति और निजी परिवार की जैसी जो अज्ञानता है, निजी परिवार और निजी संपत्ति जैसी जो अज्ञानता है, उसको दूर करने के लिए वह साम्यवाद का सिद्धांत देता है। ठीक है, ठीक है। तो अब साम्यवाद का सिद्धांत दे रहा है, तो हम आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, अपने साम्यवाद के सिद्धांत के द्वारा निजी संपत्ति और निजी परिवार रखने में समर्थ नहीं है, अर्थात वह निजी संपत्ति और निजी परिवार की क्या करता है, आलोचना। यदि आपको आदर्श राज्य की स्थापना करनी है तो निजी परिवार और निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, यही उसका साम्यवाद है। देखिए मेरे दोस्तों, आगे साम्यवाद का उद्देश्य देखिए, प्लेटो क्या कह रहा है कि न्याय व शिक्षा व्यवस्थाओं के होते हुए भी, अभी मैंने बताई कि न्याय व शिक्षा के व्यवस्थाओं के होते हुए भी अभिभावक का मतलब संरक्षक वर्ग में बाह्य आकर्षण व सांसारिक दुर्बलताएं बाधा न बने, वे निष्पक्षता व त्याग भावना से अपना कर्तव्य करे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये कह रहा है कि न्याय और शिक्षा व्यवस्थाओं के होते हुए भी, यहाँ न्याय और शिक्षा थी लेकिन फिर भी अज्ञानता थी। कौन सी? निजी संपत्ति और निजी परिवार जैसी अज्ञानता थी। ठीक है, उसको दूर करने के लिए वह अभिभावक वर्ग, संरक्षक वर्ग, और अभिभावक वर्ग का मैंने आपको बताया था पहले क्या होता है, अभिभावक वर्ग के अंदर दो चीज़ शामिल करता है प्लेटो की, दार्शनिक वर्ग और मेरे दोस्तों सैनिक वर्ग, दो वर्गों को शामिल करता है। तो वह इन दो वर्गों के लिए यह व्यवस्था करता है कि उनके ऊपर साम्यवाद लागू हो। तो देखिए दोबारा से कि न्याय व शिक्षा व्यवस्थाओं के होते हुए भी अभिभावक अर्थात संरक्षक वर्ग में बाहरी आकर्षण, यानी कि इन लोगों को निजी संपत्ति जो रखते हैं, निजी परिवार रखते हैं, इनके सामने कोई बाहरी आकर्षण न हो, और सांसारिक दुर्बलताएं आप जानते हो, कंचन और कामिनी का उसने उदाहरण दिया कि जब साम्यवाद नहीं रहेगा तो लोग कंचन व कामनी के प्रति प्रेम नहीं रखेंगे। समझ में आ गया? कंचन का मतलब सोना और कामनी का मतलब महिला। ठीक है, तो उनके प्रति आकर्षण नहीं रहेगा। तो यही क्या है कि संसार की दुर्बलताएं हैं, और इन दुर्बलताओं के पीछे दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग आगे नहीं बढ़ेगा मेरे दोस्तों। वो अपना काम करेगा, कर्तव्य करेगा सही ढंग से मेरे दोस्तों। तो वे निष्पक्षता व त्याग भावना से अपना कर्तव्य करेंगे। तो ये उसका साम्यवाद था। आगे चर्चा करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं कि प्लेटो ने साम्यवाद के बारे में अपने विचार दिए। प्लेटो के अकॉर्डिंग साम्यवाद दो प्रकार का है, संपत्ति का साम्यवाद और परिवार का साम्यवाद। ठीक है मेरे दोस्तों,
संपत्ति का साम्यवाद और पत्नियों का साम्यवाद। और पत्नियों का साम्यवाद सिद्धांत को अपन क्या बोल सकते हैं कि परिवार विषयक साम्यवाद। ठीक है, और परिवार का मतलब, पत्नियों का साम्यवाद का मतलब परिवार विषय साम्यवाद। ठीक है, तो ये संपत्ति का साम्यवाद हो गया, ये पत्नियों का साम्यवाद होता है। दो साम्यवादों के बारे में वो बात करता है कि निजी संपत्ति भी नहीं रहेगी और निजी परिवार भी नहीं रहेगा। तो समझ में आ गया। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि संपत्ति विषयक साम्यवाद और निजी संपत्ति विषयक साम्यवाद। ठीक है मेरे दोस्तों, ये पाइथागोरस ने एक कथन कहा था, इस कथन का भी प्लेटो के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा था मेरे दोस्तों। पाइथागोरस समकालीन थे, यानी कि पाइथागोरस से एक प्लेटो के समकालीन थे। और पाइथागोरस ने कहा था कि मित्रों की संपत्ति पर समान रूप से सबका अधिकार है। ये पाइथागोरस का कथन है और इस कथन का भी प्लेटो के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। ठीक है मेरे दोस्तों, अपने साम्यवाद के अंदर मेरे दोस्तों, तो प्लेटो के साम्यवाद दो प्रकार का होता है, संपत्ति का साम्यवाद और पत्नियों का साम्यवाद, जिसे हम परिवार विषयक साम्यवाद भी कह सकते हैं और इसे हम संपत्ति विषय साम्यवाद कह सकते हैं। और ध्यान दो, अब ये जो संपत्ति का जो साम्यवाद है वो किसके लिए, किस वर्ग के लिए है, तो प्लेटो अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति का साम्यवाद के बारे में बात करता है। पत्नियों का साम्यवाद है वो भी अभिभावक वर्ग के लिए ही है मेरे दोस्तों। तो अभिभावक वर्ग के लिए है संपत्ति का साम्यवाद कि अभिभावक वर्ग, और अभिभावक वर्ग का मतलब इसको अपन संरक्षक वर्ग भी कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, और संरक्षण वर्ग में या अभिभावक वर्ग के अंदर वो दो वर्गों को शामिल करता है। कौन कौन से मेरे दोस्तों, दार्शनिक वर्ग व सैनिक वर्ग। तो आप समझ गए होंगे मेरे दोस्तों कि वह दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए संपत्ति का साम्यवाद सिद्धांत देता है कि दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग के पास संपत्ति होनी नहीं चाहिए, यानी कि निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो अब आप ये बताओ कि ये निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, तो मैंने पहले बताया था कि प्लेटो ने साम्यवाद का सिद्धांत कहाँ से ग्रहण किया, एथेंस और स्पार्टा से। तो एथेंस में क्या था कि निजी संपत्ति पर अधिकार किसका था, राज्य का। तो हम ये कह सकते हैं कि जो संपत्ति विषयक जो साम्यवाद जो विचार है प्लेटो का, उसने कहीं ना कहीं क्या है एथेंस से ग्रहण किया था। देख लो आप, संपत्ति विषयक, वहाँ पर भी संपत्ति पर अधिकार किसका था, राज्य का था। तो यहाँ संपत्ति विषयक साम्यवाद दे रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये एथेंस से प्रभावित है इसका साम्यवाद। तो अभिभावक वर्ग में या संरक्षण वर्ग में दो चीज़ शामिल होती है, दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग। ठीक है, और दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए किसी प्रकार की संपत्ति नहीं रहेगी। हमें यह जानना है कि यहाँ पर संपत्ति से क्या अर्थ है। संपत्ति से अर्थ है मेरे दोस्तों चल और अचल। जो मुद्रा होती है, जो जेब में, पैकेट में, पॉकेट में रहती है, वो चल संपत्ति, और अचल जैसे भूमि है, घर है, समझ में आ गया, पशु है, जमीन है, ये किसी प्रकार की चल और अचल संपत्ति इसके पास नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, ये उसने संपत्ति का साम्यवाद क्यों दिया, ताकि वो ये कहना चाहता है कि बताना चाहता है कि अभिभावक वर्ग और सैनिक वर्ग है वो देश की सेवा करता है। अभिभावक वर्ग में जो दार्शनिक वर्ग है वो राजनीति में जाकर, राजा बनकर, व्यवस्थापिका में जाकर समाज की सेवा करता है, और सैनिक वर्ग देश की रक्षा करता है। तो जिस तरह से जो रक्षा करने वाले लोगों के पास जब संपत्ति रहेगी तो उसमें आकर्षण बना रहेगा। कंचन और कामिनी, जैसे लोग सोने के लिए मरते हैं, कामिनी के लिए मरते हैं मेरे दोस्तों, तो उसी प्रकार से ये लोग क्या है कि भ्रष्ट हो जाएंगे और अपना कर्तव्य ठीक तरीके से नहीं करेंगे, ईमानदारी से नहीं कर पाएंगे। तो मेरे दोस्तों क्या होगा कि इसलिए कि वो अपने कर्तव्य से विमुख न हो जाए, इसलिए तो उसने अभिभावक वर्ग और संरक्षण वर्ग किसी प्रकार उनमें आकर्षण न हो संपत्ति के प्रति, क्योंकि लोग संपत्ति के प्रति भागते हैं और वह अपने कर्तव्य से क्या हो जाते हैं, विमुख हो जाते हैं। तो वो कहता है कि दार्शनिक वर्ग अपना काम करे, सैनिक वर्ग अपना काम करे, इनको किसी प्रकार की संपत्ति न दी जाए। राज्य की ओर से जो संपत्ति दी जाए तो इतनी दी जाए कि उनका जीवन आराम से चल सके, उनके पास किसी प्रकार की कमी न हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि संपत्ति उसके पास बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाए, बैंकों में हो जाए, ठीक, ऐसा नहीं है।
राज्य की ओर से इनको संपत्ति दी जाएगी उतनी ही, ताकि ये काम चला सके और पथभ्रष्ट न हो, अपना कार्य ठीक तरीके से करे, ईमानदारी से करे, इसलिए उसने संपत्ति का साम्यवाद दिया था मेरे दोस्तों। फोस्टर नामक विद्वान ने क्या कहता है कि प्लेटो के संरक्षक वर्ग को सामूहिक रूप से संपत्ति का स्वामित्व ग्रहण करना नहीं है, संपत्ति का स्वामित्व ग्रहण करना नहीं है, वरन उसका त्याग करना है। यानी कि संपत्ति का त्याग करना ही उसका क्या है, साम्यवाद है। संपत्ति को त्याग करेंगे मेरे दोस्तों, हमारे अंदर मोह नहीं रहेगा संपत्ति का, तब हम ईमानदारी से काम करेंगे। और ईमानदारी से काम कौन करेगा, अभिभावक वर्ग अर्थात दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग मेरे दोस्तों। आगे चर्चा करते हैं, पत्नियों का साम्यवाद है जो इसके बाद में बताऊंगा मैं। दोस्तों आगे बात करते हैं कि प्लेटो ने जो संपत्ति का साम्यवाद दिया उसका पक्ष क्या है, उसका आधार क्या है, उन्होंने क्यों दिया, ठीक है, साम्यवाद, ठीक है मेरे दोस्तों। वो देखते हैं मनोवैज्ञानिक आधार। मनोवैज्ञानिक आधार ये है कि यदि किसी के पास संपत्ति नहीं रहेगी, ठीक है, ये सभी आधार संपत्ति से संबंधित है। मनोवैज्ञानिक आधार ये कहता है कि जिसके पास संपत्ति नहीं रहेगी तो लालच नहीं होगा, लालच नहीं होगा। जब लालच नहीं होगा तो वह क्या करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये जो साम्यवाद है वो प्लेटो के अकॉर्डिंग केवल अभिभावक वर्ग के लिए बना है, अभिभावक वर्ग के लिए बना है मेरे दोस्तों। अभिभावक वर्ग को हम संरक्षक वर्ग भी कहते हैं, ठीक। और संरक्षक वर्ग के अंदर दो चीज शामिल होती है, दार्शनिक वर्ग, दार्शनिक वर्ग व सैनिक वर्ग, ठीक है। इन दार्शनिक वर्ग व सैनिक वर्ग दोनों को ही प्लेटो अपने संपत्ति के साम्यवाद में संपत्ति से वंचित रखा है, ताकि इन लोगों के अंदर, इस वर्ग के अंदर किसी प्रकार का लालच नहीं आए और ये ईमानदारी से अपना कर्तव्य करे। जब ईमानदारी से अपना कर्तव्य करेंगे तो देश दुनिया का, समाज का क्या होगा, भला होगा मेरे दोस्तों। ये बात प्लेटो कहना चाह रहा है। लेकिन दार्शनिक वर्ग के लिए तो किसी भी प्रकार की संपत्ति रखने की बात की नहीं, क्योंकि ये तो राजा है ना, तो राजा के लिए तो संपत्ति रखने की बात की नहीं। अब रही बात सैनिक, तो सैनिकों के बारे में ये कह रहा है प्लेटो कि ये सैनिकों को पैसे दिए जाएंगे, संपत्ति दी जाएगी, लेकिन संपत्ति उतनी ही दी जाएगी जिससे कि ये अपना जीवन यापन कर सके। ऐसा नहीं कि इनके पास कोई निजी संपत्ति रहेगी, बैंक बैलेंस रहेगा, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन दार्शनिक वर्ग के पास, जो राजा महाराजा होते हैं, जो शासन चलाते हैं, उनके पास तो किसी प्रकार की संपत्ति नहीं रहनी चाहिए, ठीक है मेरा। तो ये इसका एक मनोवैज्ञानिक आधार था। राजनीतिक आधार वो अभी बताया था, दार्शनिक वर्ग के लिए संपत्ति का जो निजी अधिकार है, संपत्ति नहीं रखेंगे दार्शनिक वर्ग। यदि दार्शनिक वर्ग राजनीति में आता है, शासन में आता है, व्यवस्थापिका में आता है, कार्यपालिका में आता है मेरे दोस्तों, तो दार्शनिक वर्ग को किसी प्रकार की संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। अर्थात दार्शनिक वर्ग के लिए मुख्य रूप से उसने संपत्ति के साम्यवाद के बारे में की थी। तो ये है उसका राजनीतिक आधार हो गया। नैतिक आधार, वही नैतिक का मतलब कि लोग अपनी आत्मिक भावना से काम करें, ऐसा नहीं कि पैसों के लालच में काम करें, ठीक है। तो लोग अपनी आत्मिक भावना से काम करें, दार्शनिक वर्ग अपना काम करे, सैनिक वर्ग अपना काम करे, तो ये बात है नैतिक, ठीक है। दार्शनिक आधार का मतलब भी यही हो गया। दार्शनिक आधार कि इसकी एक फिलॉसफी थी। फिलॉसफी क्या थी, वही कि संपत्ति रहेगी तो लालच आएगा, लालच आएगा तो लोग ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, ये उसकी फिलॉसफी थी, ये दार्शनिक आधार था। तो आपसे पूछा जाए कि वो कौन कौन से आधार है या कौन कौन से पक्ष है, कौन कौन से स्वरूप है
जिसको समझकर प्लेटो ने अपना साम्यवाद का सिद्धांत दिया। तो आप ये इनका वर्णन कर सकते हो, मनोवैज्ञानिक आधार, राजनीतिक आधार, नैतिक आधार और दार्शनिक आधार। सेबाइन ने एक पंक्ति कही थी, और सेबाइन ने क्या कहा था कि दार्शनिक वर्ग को, स्पेशल रूप से दार्शनिक वर्ग को संपत्ति के अधिकार से वंचित रख देना चाहिए। प्लेटो की बात को समझा रहा है कि प्लेटो ये कहना चाहता है कहीं ना कहीं कि दार्शनिक वर्ग को संपत्ति के अधिकार से वंचित रख देना चाहिए। जब संपत्ति के अधिकार से वंचित रह जाएगा तो वह ईमानदारी से अपना कर्तव्य करेगा, समाज का भला करेगा। ठीक है, तो ये बात सेबाइन कह रहा है। और सेबाइन एक बात और कह रहा है, वो देखिए सेबाइन क्या कह रहा है कि जहाँ तक सैनिकों व शासकों का संबंध है, प्लेटो को शासन के ऊपर धन के बुरे प्रभावों के बारे में इतना दृढ़ विश्वास था। प्लेटो ये कह रहा है कि शासन के ऊपर, अब शासन मुख्य रूप से तो दार्शनिक वर्ग चलाता है, शासकों यानी दार्शनिक वर्ग चलाता है और सैनिक सेवा करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर क्या है कि प्लेटो को शासन के ऊपर धन के बुरे प्रभावों का पता लग गया था कि यदि दार्शनिक वर्ग, मुख्य रूप से दार्शनिक वर्ग के ऊपर और उसके अलावा सैनिक वर्ग के ऊपर भी यदि धन की लिप्सा रहेगी, यदि वो धन में निजी संपत्ति रखेंगे तो वो अपना कर्तव्य सही तरीके से नहीं करेंगे। उनके दुष्प्रभाव के बारे में प्लेटो को पता लग गया था। तो सेबाइन ये कहता है कि कहीं ना कहीं इसी को ध्यान में रखते हुए उसने संपत्ति का अधिकार दिया। इतना दृढ़ विश्वास था कि इस दोष को मिटाने के लिए उसे स्वयं संपत्ति के नाश के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं दिखाई नहीं दिया। वो ये कहना चाहता है कि संपत्ति का, उनके यहाँ संपत्ति का नाश का मतलब संपत्ति नष्ट नहीं होनी चाहिए। संपत्ति के नाश का मतलब है कि इन सैनिक वर्ग को, दार्शनिक वर्ग को के पास संपत्ति, निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। दार्शनिक वर्ग के पास तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, और सैनिक वर्ग को इतनी दी जाए ताकि उसका जीवन यापन हो सके। तो ये बात उसके संपत्ति के साम्यवाद में है। आगे हम अब बात करेंगे मेरे दोस्तों, अब बात करेंगे आगे बात करते हैं जो जिसके परिवार विषयक और पत्नियों का साम्यवाद, जिसे हम परिवार विषयक साम्यवाद कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों पत्नियों का साम्यवाद, जिसको हम परिवार विषयक साम्यवाद कहते हैं। दार्शनिक वर्ग के लिए मुख्य रूप से उसका टारगेट दार्शनिक वर्ग है मेरे दोस्तों। ठीक है, लेकिन वो कहता है कि वही बात आ रही है यहाँ पर भी कि अभिभावक वर्ग और संरक्षक वर्ग, अभिभावक वर्ग कह दीजिए चाहे संरक्षक वर्ग कह दीजिए, इसके अंदर दो चीज़ शामिल होती है। मैंने आपको बार बार बताया। पहला कौन सा? दार्शनिक वर्ग, और दूसरा मेरे दोस्तों सैनिक वर्ग। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अभिभावक वर्ग और सैनिक वर्ग दोनों के लिए वो ये कहना चाह रहा है कि इनके पास जिस प्रकार से संपत्ति नहीं रहनी चाहिए, उसी प्रकार से इनके पास परिवार नहीं रहना चाहिए। क्या नहीं रहना चाहिए मेरे दोस्तों? परिवार नहीं रहना चाहिए। और परिवार कैसे बनता है? आप दिमाग लगाइए मेरे दोस्तों कि परिवार कैसे बनेगा। परिवार मुख्य रूप से बनता है जब ब्याह हो जाता है, शादी हो जाती है, और शादी के बाद में बाल बच्चे हो जाते हैं तो वो परिवार बन जाता है। तो मेरे दोस्तों शादी होएगी तो क्या आएगी? पत्नियां आएगी। क्या आएगी? पत्नियां आएगी मेरे दोस्तों। तो पत्नियां आएगी तो वो कह रहा है कि इन वर्गों के पास पत्नियां नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि वह परिवार को और पत्नी को भी क्या मानता है? एक संपत्ति मानता है। अर्थात वह घर परिवार को, घर
परिवार को भी एक संपत्ति ही मानता है। समझ में आ गया मेरे दोस्तों? तो ऐसे वो कह रहा है कि संपत्ति से पहले परिवार नहीं होना चाहिए। यदि परिवार हो गया तो लोग परिवार के लालच में, परिवार के मोह में, बेटे पोते परपोतों के लालच में क्या रखेंगे? निजी संपत्ति रखेंगे। लालच होगा उनको कि यह मैं घर बना दूं, इतना पैसा बैंक बैलेंस कर दूं, तो वो समाज का, दुनिया का भला नहीं कर पाएगा प्लेटो के अकॉर्डिंग। तो वो कहता है कि इन दोनों वर्गों के लिए जब तक ये देश की सेवा करते हैं, जब तक इनके पास पत्नियां नहीं रहनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब जब इनके पास पत्नियां नहीं रहेगी, किसी प्रकार से इनके पास संपत्ति नहीं रहेगी, पत्नी नहीं रहेगी, तो संपत्ति नहीं कमाएंगे, सीधी सी बात है। लालच नहीं आएगा, और लालच नहीं आएगा तो सीधी सी बात है ये लोग, ये वर्ग अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी से काम करेंगे, जिससे देश दुनिया का भला हो सकता है मेरे दोस्तों। अब आपसे के सामने क्वेश्चन आए कि जो साम्यवाद का जो विचार है प्लेटो का, वह कौन सी बुक के अंदर है? तो याद रखना, रिपब्लिक के अंदर ही है ये विचार, रिपब्लिक। तो ध्यान दो, रिपब्लिक बुक के अंदर क्या क्या है। अब तक हमने पढ़ा कि प्लेटो का आदर्श राज्य का विचार रिपब्लिक में है, प्लेटो के न्याय संबंधी विचार रिपब्लिक में है, प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचार रिपब्लिक में है, और प्लेटो का साम्यवाद का विचार भी किस में है? रिपब्लिक बुक के अंदर है मेरे दोस्तों, ठीक है। ये याद रखेंगे तो आप समझ गए होंगे कि साम्यवाद सिद्धांत उसने दिया। साम्यवाद सिद्धांत दो है, पत्नी का साम्यवाद और निजी संपत्ति का साम्यवाद, ठीक है मेरे दोस्तों। ये दोनों ही कहीं ना कहीं संरक्षक वर्ग के लिए, अभिभावक वर्ग के लिए लालच पैदा करते हैं, मोह पैदा करती है, जिससे कि वो अपना सही तरीके से कार्य नहीं कर सकते, ईमानदारी से कार्य नहीं कर सकते हैं और अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। तो वो सही तरीके से कार्य करे, किसी प्रकार का लोभ न रहे, लालच न रहे, इसलिए उसने साम्यवाद का सिद्धांत दिया था मेरे दोस्तों, ठीक है। जहाँ पर बोरकर नामक विद्वान क्या कहता है, बोरकर, कि परिवार की समाप्ति का दिन राज्य के लिए एकता व व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता, यानी कि जब परिवार समाप्त हो जाएगा, किसी प्रकार का परिवार नहीं रहेगा, तो वह राज्य के लिए क्या रहेगी? एकता बनी रहेगी। जब परिवार हो गया तो एकता खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसमें मोह रहेगा, लालच रहेगा। तो और व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए परिवार का नष्ट होना बहुत जरूरी है प्लेटो के अकॉर्डिंग, जिसकी व्याख्या, जिसको समझाने का प्रयास बोरकर कह रहा है। तथा इन दोनों के लिए न्याय की शुरुआत का दिन होगा। दोबारा देखिए, परिवार की समाप्ति का दिन राज्य के लिए एकता व व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता तथा इन दोनों के लिए न्याय की शुरुआत का दिन होगा। किन दोनों के लिए? राज्य की एकता और व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए न्याय शुरुआत होगी। कब? जब परिवार समाप्त हो जाएगा, परिवार नहीं होगा, तब ये बात बोरकर कहना चाहता है। जो प्लेटो की बात को, प्लेटो के परिवार विषयक जो साम्यवाद है, जो पत्नी संबंधी जो साम्यवाद है, उसको समझाने का प्रयास बोरकर ने किया है, जो मैंने आपको बता दिया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि साम्यवाद क्या है, कि साम्यवाद दार्शनिक वर्ग के लिए बना है। आगे बात करते हैं पत्नियों के साम्यवाद के पक्ष, स्वरूप, तर्क, वितरक ये क्यों दिया, उसके बारे में। दोस्तों, बात करते हैं कि पत्नियों का जो साम्यवाद है, जिसको परिवार विषयक साम्यवाद कहते हैं, इसके पक्ष क्या है, इसके स्वरूप क्या है मेरे दोस्तों। तो देखते हैं, राजनीतिक आधार, वही जो पहले बताया था कि वह दार्शनिक वर्ग को के बारे में ये कहना चाहता है कि वह न तो क्या है, संपत्ति रखेंगे, न तो संपत्ति रखेंगे और न ही पत्नियां रखेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, न तो संपत्ति रखेंगे, न वो पत्नियां रखेंगे, यानी कि न तो संपत्ति रहेगी न घर रहेगा। किसके लिए? दार्शनिक वर्ग के लिए। ठीक है, तो ये हो गया उसका राजनीतिक आधार। ठीक है, यहाँ पर
सैनिक वर्ग भी आता है मेरे दोस्तों, सैनिक वर्ग, क्योंकि वो दोनों वर्गों के बारे में करता है, जिसको वो अभिभावक वर्ग कहता है और संरक्षक वर्ग कहता है। लेकिन जहाँ राजनीति का मुद्दा आ जाता है कि राजनीतिक दृष्टि से उसने साम्यवाद का सिद्धांत दिया, तो प्लेटो मुख्य रूप से वह दार्शनिक वर्ग के बारे में ये कहना चाहता है कि दार्शनिक वर्ग तो न तो संपत्ति रखेंगे न पत्नियां रखेंगे, ठीक है, क्योंकि सैनिक को राजनीति थोड़ी करते हैं मेरे दोस्तों, लेकिन वह सैनिक और दार्शनिक वर्ग दोनों के लिए पत्नी और संपत्ति के साम्यवाद के बारे में बात करता है। लेकिन वह मुख्य रूप से उसका जो टारगेट है वो ये है कि दार्शनिक वर्ग का जो व्यक्ति होता है, वो दार्शनिक वर्ग का जो शासन करता है, उसके लिए पत्नियां और संपत्ति दोनों साम्यवाद लागू होंगे, ठीक है। तो अब उसके लिए यह भी कहना चाहता है कि अभिभावक वर्ग के अंदर स्त्री और पुरुष दोनों शामिल होते हैं, तो स्त्रियों को भी दार्शनिक वर्ग में रखा जाए, सैनिक वर्ग में रखा जाए, अर्थात, ठीक है मेरे तो वो साम्यवाद के माध्यम से ये भी कहना चाहता है कि स्त्रियां भी दार्शनिक वर्ग में जा सकती है, दार्शनिक वर्ग में कार्य कर सकती है, यानी कि राजा बन सकती है, रानियां बन सकती है। तो वह काम जो पुरुष कर सकता है वह महिला भी कर सकती है। तो महिलाओं को भी समान अधिकार देने के लिए उसका एक आधार हो गया साम्यवाद का राजनीतिक आधार। मनोवैज्ञानिक आधार जो अभी मैंने बताया आपको, मनोवैज्ञानिक आधार, यही दार्शनिक आधार कि लोग अपना अपना काम करेंगे, लोगों में लालच नहीं रहेगा, संपत्ति नहीं आएगी, पत्नी नहीं आएगी तो लालच नहीं आएगा, मोह नहीं आएगा, ठीक है मेरे दोस्त, तो ईमानदारी से काम करेंगे। इसकी फिलोसफी है मेरे दोस्तों। ये मेन इम्पोर्टेंट समझना है अपने को, प्रजनन का आधार। देखो दोस्तों, एथेंस में क्या था, एथेंस नहीं, स्पार्टा के अंदर, स्पार्टा में क्या था कि वहाँ पर 7 वर्ष की शिक्षा के बाद में राज्य के द्वारा शिक्षा दी जाती थी और राज्य के नियंत्रण में ही वहाँ पर अवैध संबंध, अर्थात जो विवाह होता था वह असामाजिक रूप से और अवैध रूप से होता था, ठीक है। जो राज्य के द्वारा जिन बच्चों को, जिन बालिकाओं को शिक्षा दी जाती थी, वहाँ पर सामूहिक रूप से उनका मतलब जलपान होता था और सामूहिक रूप से उनका भोजनालय व्यवस्था थी और सामूहिक रूप से ही उनका विवाह हो जाता था। कोई किसी के साथ मतलब प्रेम विवाह ऐसे कर सकते थे। तो मेरे दोस्तों, तो उससे होने वाली संतान कुछ लंबी चौड़ी भी हो सकती है, कुछ योद्धा भी हो सकती है, श्रेष्ठ भी हो सकती है, कुछ संतानें भी बिल्कुल छोटी गांठी इस तरह से भी हो सकती थी। तो कहीं ना कहीं वो एक पशुवर्ती थी वहाँ विवाह करने की स्पार्टा के अंदर। उसमें सुधार करके प्लेटो अपने साम्यवाद में ये कह रहा है कि जिस प्रकार से एथेंस में पशु के समान वहाँ विवाह हुआ करता था, तो यहाँ पर कुछ सुधार देता है। सुधार ये करता है कि केवल दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग ही उसने शिक्षा की व्यवस्था की थी और उसी के अंदर से जो हट्टे कट्टे हैं, जो नौजवान लड़कियां हैं, नौजवान लड़के हैं, उनका विवाह होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी वो ये कह रहा है कि अवैध रूप से, वहाँ तो सब ऐसा ही था, भेड़ा था सा वहाँ तो स्पार्टा के अंदर मेरे दोस्तों। और यहाँ पर सुव्यवस्थित किया कि जो हट्टे कट्टे नौजवान हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनका विवाह होना चाहिए। और विवाह होते ही जो संतान हो जाती है, संतान के बाद में छोटे छोटे बच्चों में उसको मिला दो, ताकि माता पिता बच्चे को नहीं पहचान पाएंगे और बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो माता पिता को नहीं पहचान पाएंगे कि मेरा बच्चा कौन है, मेरा बेटी कौन है, मेरा माता पिता कौन है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि वो मोह भंग कर रहा है संतान के प्रति, परिवार के प्रति। तो ये उसका साम्यवाद है। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं स्पार्टा में जो सामाजिक व्यवस्था थी विवाह की, उसको यहाँ कुछ सुधार रहा है। और सुधारने के साथ साथ जो दार्शनिक वर्ग है, जो सैनिक वर्ग है, उसका परिवार के प्रति भी मोह भंग कर रहा है, लालच को समाप्त कर रहा है, ताकि दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग अपना अपना सही तरीके से ईमानदारी से कार्य कर सके मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर रिपब्लिक में ये लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, रिपब्लिक में
रिपब्लिक बुक में लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो प्लेटो ने ही लिखा है। ठीक है, तो प्लेटो ने क्या लिखा वो देखिए, संरक्षक वर्ग की, और संरक्षक वर्ग दो होते हैं, दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग। तो संरक्षक वर्ग की स्त्री और पुरुषों में कोई भी अपना निजी घर नहीं बनाएगा। ये कहना चाहता है कि संरक्षक वर्ग और अभिभावक वर्ग एक ही बात है मेरे दोस्तों। तो ये निजी परिवार, घर परिवार नहीं रखेंगे, कोई भी किसी के साथ व्यक्तिगत रूप से सहवास नहीं कर सकेंगे, अर्थात परिवार रहकर कोई किसी के साथ व्यक्तिगत रूप से ब्याह नहीं करेगा कि मैंने इसके साथ ब्याह कर लिया तो वो मेरी पत्नी हो गई। ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों, आज की तरह नहीं कि मैंने विवाह कर लिया राजकुमारी के साथ विवाह कर लिया या राजकुमारी किसी के साथ कर ली तो वो मेरी पत्नी होगी, ऐसा नहीं था। पत्नी जब तक ही है जब तक आपके बच्चा हो जाए, बाद में तो वो दूसरे के बन जाएगी। तो कोई भी किसी के साथ व्यक्तिगत रूप से सहवास नहीं कर सकेगा। शासक स्त्रियां सब शासक पुरुषों की समान रूप से पत्नियां होगी। जितना भी जो शासक होंगे, अच्छा जितना दार्शनिक वर्ग होगा तो उनकी सबकी वो पत्नियां रहेगी, रूप से पत्नियां होगी। इनकी संतानें भी समान रूप से सबकी होगी। न तो माता पिता अपनी संतान को पहचान सकेंगे और न ही संतान अपने माता पिता को पहचान सकेगी। तो यहाँ पर घरी परिवार और बेटा बेटी का यहाँ पर मोह भंग कर रहा है कि मेरा परिवार क्या है, मेरा माता पिता क्या है, मेरी संतान कौन सी है। ऐसी व्यवस्था को उसने क्या है कि एक तरह से मोह बंद कर दिया परिवार के प्रति। तो जब मोह बंद हो गया तो दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग अपना अपना कार्य करेंगे और देश को सुधार सकेंगे और एक आदर्श राज्य की स्थापना, जो प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना की थी, उसको आदर्श रूप से स्थापित कर सके। तो इस तरह से उसने क्या है कि साम्यवाद का सिद्धांत ये दिया था मेरे दोस्तों। ओके मेरे दोस्तों, आगे कुछ विशेषताएं देखते हैं साम्यवाद सिद्धांत की। आगे बात करते हैं साम्यवाद की विशेषताएं मेरे दोस्तों। साम्यवाद की विशेषताएं क्या है, जैसे अभिभावक वर्ग के लिए प्लेटो का जो साम्यवाद है वो केवल अभिभावक वर्ग के लिए है। और अभिभावक वर्ग के अंदर मैंने बताया आपको कि अभिभावक वर्ग के अंदर दो वर्ग शामिल होते हैं, दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग। ठीक है मेरे दोस्तों, तो सैनिक वर्ग, तो यह जो साम्यवाद है वो केवल अभिभावक वर्ग के ऊपर लागू होता है। अभिभावक वर्ग के अंदर दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग दो चीज़ शामिल होती है। साम्यवाद त्याग की भावना, क्योंकि साम्यवाद एक त्याग की भावना है, क्योंकि यहाँ पर इस साम्यवाद के अंदर वो दो तरीके का साम्यवाद के बारे में बात करता है, संपत्ति का साम्यवाद और पत्नियों का साम्यवाद। अर्थात निजी संपत्ति भी नहीं रखेगा और निजी पत्नी भी नहीं रखेगा, अर्थात घर परिवार भी नहीं रखेगा। तो ये तो त्याग है ना। एक आदमी निजी संपत्ति नहीं रखेगा, अपनी आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर रहा है और परिवार बसाने के लिए विवाह नहीं कर रहा है, पत्नी नहीं रख रहा है, तो ये एक त्यागी तो है। कोई व्यक्ति समाज के अंदर संत बनता है, विवाह नहीं करता है, संत बनता है, तो अपन ये कहेंगे कि त्यागी है। ठीक है, तो त्याग कर रहा है तो ये त्याग की भावना है इसमें। निस्वार्थ और ईमानदारी, संपत्ति का साम्यवाद और पत्नियों का साम्यवाद क्यों दिया, ताकि लोग निस्वार्थ रूप से ईमानदारी से अपना कार्य कर सके। अर्थात दार्शनिक वर्ग अपना काम करे और सैनिक वर्ग अपना काम करे। यही क्या है, निस्वार्थ और ईमानदारी है। उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य राजनीतिक है, आर्थिक नहीं है। मतलब जो साम्यवाद का जो सिद्धांत दिया प्लेटो ने, संपत्ति का साम्यवाद और पत्नियों का साम्यवाद, इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक है, आर्थिक नहीं है मेरे दोस्तों। आर्थिक रूप से पूरा का पूरा प्रतिबंध लगाना ये इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोग शासन करने के लिए जब जाए तो वहाँ उनका मोह बंद हो जाए, मोह भंग हो जाए, निस्वार्थ रूप से ईमानदारी से वो लोग काम करें। तो इसकी विशेषताओं में अगर देखा जाए तो राजनीतिक है, आर्थिक नहीं है। अर्थात वह राजनीतिक असमानता
के दोषों को दूर करने के लिए साम्यवाद का सिद्धांत दिया, न कि आर्थिक दोषों को दूर करने के लिए। एक आप बात समझ में आपके आनी चाहिए मेरे दोस्तों। सार्वजनिक हित के लिए साम्यवाद दिया, राज्य की एकता व अखंडता के लिए, अभी मैंने बताया पंक्ति लिखी थी बोरकर ने, और जनसंख्या में संतुलन। तो क्या कि उसने सुप्रजनन का जो साम्यवाद में बताया मैंने आपको, पत्नियों के साम्यवाद के अंदर कि पत्नी कैसे रखेंगे, हट्टे कट्टे दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग की जो युवक और युवतियां हैं वो आपस में शादी करेंगे, ठीक है, और उनसे उत्पन्न होने वाली संतानों को दार्शनिक वर्ग में रखा जाएगा, सैनिक वर्ग में रखा जाएगा। तो इस तरह से उसने जो व्यवस्था की, एक सुव्यवस्थित व्यवस्था तो दी, लेकिन फिर भी उसने निजी परिवार रखने की आज्ञा नहीं दी प्लेटो ने अपने विचारों के अंदर। तो यहाँ पर जनसंख्या का संतुलन भी हो रहा है मेरे दोस्तों। साम्यवाद एक साध्य है, साम्यवाद एक साध्य नहीं है। साम्यवाद ही रखना है कि साम्यवाद के द्वारा ही लोग अपना ईमानदारी से काम करेंगे, ठीक है, अपना कर्तव्य करेंगे, तो ये साध्य नहीं है, अपितु एक साधन है कि इस तरह से अपन क्या रखेंगे, एक साम्यवाद रखेंगे तो कहीं ना कहीं लोग जो संरक्षक वर्ग के हैं, अभिभावक वर्ग के हैं, वो मोह में न पड़कर अपना ईमानदारी से काम करेंगे और कर्तव्य करेंगे। तो ये एक साधन है, लक्ष्य नहीं है कि साम्यवाद होना ही चाहिए। मैक्सी ने एक बात कही थी मेरे दोस्तों, ये बात याद रखना, ठीक है, कभी पूछा जा सकता है आपसे, मैक्सी क्या कहता है, प्लेटो साम्यवादी विचारों का मुख्य प्रेरणा स्रोत है। प्लेटो साम्यवादी, यहाँ साम्यवादी आ रहा है, तो प्लेटो साम्यवादी विचारों का मुख्य प्रेरणा स्रोत है, और रिपब्लिक में सभी साम्यवादी और सभी समाजवादी विचारों के मूल बीज मिलते हैं। ये बात मैक्सी कह रहा है कि प्लेटो जो है साम्यवादी विचारों का मुख्य स्रोत है, और रिपब्लिक में सभी साम्यवादी और समाजवादी विचारों का मूल बीज मिलते हैं। तो मेरे दोस्तों, आज हमने इस वीडियो के अंदर देखा कि प्लेटो ने अपना साम्यवाद का सिद्धांत दिया, और साम्यवाद का सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो दार्शनिक वर्ग है, वो दार्शनिक वर्ग जब राजनीति करने के लिए जाए, जब राजा बने, तो वो लोग कंचन और कामनी के चक्कर में नहीं आए। और साथ में वो सैनिक वर्ग के लिए भी ये कहता है कि उन्हें भी किसी प्रकार का कंचन कामिनी से मोह न रहे। तो उसका सिद्धांत कहीं ना कहीं अभिभावक वर्ग के लिए है, संरक्षक वर्ग के लिए है, अर्थात दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए, दोनों के लिए है। लेकिन मुख्य रूप से उसका जो टारगेट है साम्यवाद, वो किसके लिए है, राजनीति के लिए है, न कि आर्थिक स्थिति के लिए, कि राजनीति में लोग अच्छे जाए और समाज का विकास कर सके। तभी तो उसकी जो कल्पना थी आदर्श राज्य बनाने की, वो सुधर सके, आदर्श राज्य स्थापित हो सके मेरे दोस्तों। तो ये था साम्यवाद मेरे दोस्तों। आपके सामने प्रश्न ऐसे आ सकते हैं कि कथन और निष्कर्ष में प्रश्न आ सकते हैं कि प्लेटो ने साम्यवाद का समर्थन किया या साम्यवाद का सिद्धांत दिया। ये कथन है पहला, और कथन बी, दो कथन आते हैं, ये ए कथन है और बी कथन है, ठीक है मेरे दोस्तों। अब दूसरा कथन है कि प्लेटो ने साम्यवाद का सिद्धांत दिया, तो यहाँ लिख देंगे अपन, क्योंकि वह कार्य विशेषीकरण लागू करना चाहता था। यानी कार्य विशेषीकरण का मतलब कि लोग, दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग अपना अपना काम करे ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठता से। इसीलिए तो उसने साम्यवाद का सिद्धांत दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बी कथन है वो एक ही सही व्याख्या करता है। अगर
यहाँ पर दूसरे तरीके से पर्सन आए, यहाँ पर प्लेटो ने साम्यवाद का सिद्धांत दिया। क्यों दिया? कि वह आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता था या आदर्श राज्य की स्थापना का समर्थक था। तो ये वाली जो पंक्ति है ये इसकी सही व्याख्या करती है कि साम्यवाद का सिद्धांत क्यों दिया, क्योंकि वो आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता था। वो आदर्श राज्य की स्थापना करने के लिए सबसे पहले न्याय का सिद्धांत देता है और उसके बाद में शिक्षा का सिद्धांत देता है, और बाद में ये कहता है कि जब न्याय से और शिक्षा से आदर्श राज्य की स्थापना नहीं होती है तो उन लोगों को, उन अज्ञानी लोगों को, उनके अंधकार को दूर करने के लिए उसने साम्यवाद का सिद्धांत दिया, संपत्ति का साम्यवाद दिया और पत्नियों का साम्यवाद सिद्धांत दिया। तो हम ये आदर्श राज्य की स्थापना या आदर्श राज्य का समर्थन करना उसके साम्यवाद की क्या करता है? व्याख्या करता है मेरे दोस्तों। तो इस तरह से कथन और निष्कर्ष में प्रश्न आ सकते हैं। तो आप दोस्तों घर बैठकर तैयारी करें, और मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जहां रहो मस्त रहो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, और वीडियो को बार बार कहने की ज़रूरत नहीं पड़े मेरे दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ये तो हमारा प्रथम कर्तव्य है। ओके मेरे दोस्तों।